नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव। आज आपको एक कहानी सुनाता हूं, पूर्वांचल की कहानी। 70 के दशक में आज का प्रयाग, जो कल इलाहाबाद हुआ करता था, इलाहाबाद का एक पुराना शहर जिसको पश्चिमी कहा जाता था, उसका एक छोटा सा इलाका है चकिया। चकिये में एक 17-18 साल का एक गबरू जवान जो हाई स्कूल में पढ़ता था, उसकी तमन्ना थी एक अमीर शख्स बनने की, उसकी तमन्ना थी एक लेविश लाइफ जीने की, उसकी तमन्ना थी एक पॉपुलर शख्सियत बनने की। लेकिन हाई स्कूल में फेल हो जाता है। फेल होने के बाद भी जो उसकी चाहत है वो खत्म नहीं होती, और उसके बाद वो शॉर्टकट से उस रास्ते को अख्तियार करता है जहां से उसे ये सब कुछ बहुत आसानी से मिल सकती थी, और वो था अपराध का रास्ता। महज 17-18 साल की उम्र में एक लड़के के ऊपर हत्या का आरोप लगता है, और उसके बाद वो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता। उसके बाद उसके उस जराइम की दुनिया में जाने का जो सिलसिला वो चल निकलता है, और देखते ही देखते वो शख्स इलाहाबाद का सबसे बड़ा माफिया बन जाता है, जिसका नाम है अतीक अहमद। माफिया अतीक अहमद के लिए कहा जाता है कि जब तक उसका रसूख कायम था, तब तक अतीक अहमद को कोई आंख उठा करके नहीं देख पाया। जिसने भी निगाह उठा करके अतीक को देखने की हिमाकत की, वो इस दुनिया में रहा ही नहीं। जिसने भी अतीक अहमद के बराबरी में खड़े होने की कोशिश की, वो रहा ही नहीं। यही वजह है कि अतीक अहमद के ऊपर 250 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे, जिसमें हत्या, लूट, अपहरण, डकैती, वो तमाम संगीन मामलों में 250 से ज्यादा एक वक्त में केस दर्ज थे। वो अलग बात है कि जो दहशत थी, जो हनक थी, उसके दम पर ज्यादातर केस में गवाह न होने से, कोई गवाही न देने की वजह से वो केस में छूटता चला गया। लेकिन अभी भी 1 दर्जन से ज्यादा संगीन मामले ऐसे हैं जिसमें माफिया अतीक अहमद अभी भी गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। ये जिक्र आज इसलिए क्योंकि अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने आज बीएसपी से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की है। इससे पहले अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता AIMIM में थी। ये जिक्र इसलिए क्योंकि माफिया अतीक अहमद, सबसे बड़े गैंगस्टर माफिया अतीक अहमद को इस जगह तक लाने का, यानी आज अगर वो जेल के सीखचों के पीछे है, तो हजारों करोड़ की अवैध संपत्ति पर तो योगी सरकार ने बुलडोजर चलाया ही। योगी सरकार ने अतीक अहमद की कमर तोड़ दी, पूरे सियासी करियर को खत्म कर दिया। आज अपने गुनाहों की माफी मांग रहा थी। लेकिन उससे पहले अतीक अहमद माफिया के गुरूर को तोड़ने का काम अगर किसी ने किया था, तो वो बसपा सुप्रीमो मायावती थी। 2005 में बीएसपी के विधायक राजू पाल की, शहर पश्चिमी से विधायक था राजू पाल की हत्या होती है। दिन दहाड़े रास्ते में घेर करके राजू पाल की हत्या की जाती है। पहले गाड़ी में घेर करके फायरिंग की जाती है। उसके बाद जब राजू पाल के समर्थक टेम्पो में लाद करके अस्पताल ले जा रहे थे राजू पाल को, तो इस बात का इल्म होता है कि शायद राजू पाल जिंदा हो सकता है, तो उसको दोबारा उस टेम्पो में लगभग 10 से 12 किलोमीटर तक जो है उसका पीछा किया जाता और ताबड़तोड़ फायरिंग की जाती है। और जब अस्पताल पहुंचता है राजू पाल, तब तक उसको 19 गोली लग चुकी होती है और आखिरकार उसकी मौत हो जाती है। जिस वक्त राजू पाल की मौत हुई, उस वक्त महज 9 दिन हुआ था उसकी शादी को। उसकी पत्नी पूजा पाल के हाथों की मेहंदी तक सूखी नहीं थी, मेहंदी तक छूटी नहीं थी, और उस वक्त वो बेवा हो गई थी। उस वक्त मायावती की सरकार थी।
और जैसे ही मायावती की सरकार 2007 में, जिस वक्त हत्या हुई उस वक्त सपा की सरकार थी, सपा की सरकार में आरोपी बनाए जाने के बाद अतीक अहमद के ऊपर ये आरोप लगे राजूपाल की हत्या करवाने के, उसके भाई अशरफ और कई लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन सपा की सरकार में अतीक अहमद का वो रसूख चलता रहा। लेकिन 2007 में जैसे ही मायावती की सरकार बनती है, वैसे ही अतीक अहमद के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। अकेले एक दिन में मायावती ने अतीक अहमद के ऊपर 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज कराए थे। ना जाने कितने केस में गैंगस्टर, ना जाने कितने मामलों में एफआईआर दर्ज हुई, ताबड़तोड़ एफआईआर दर्ज हुई, और उसी के साथ अतीक अहमद के बुरे दिन शुरू हो गए। गेस्ट हाउस कांड जो मायावती की जिंदगी में सबसे बड़ा या सबसे बुरा दिन था, गेस्ट हाउस कांड, उस गेस्ट हाउस कांड में भी अतीक अहमद की भूमिका मानी जाती है। वो अलग बात है कि आज तक कभी उसको लेकर के साबित नहीं हो पाया, उसमें खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन मायावती लगातार मानती थी कि गेस्ट हाउस कांड में भी अतीक अहमद की भूमिका थी। यही वजह है कि जब जब बीएसपी की सरकार आई, तब तब अतीक अहमद निशाने पर रहे। समाजवादी पार्टी में लंबे समय तक रहे, अपना दल में अतीक अहमद रहा। इसके साथ ही अलग अलग पार्टियों में रहने के बावजूद उसका खुद का रसूख ऐसा था कि शहर पश्चिमी से 5 बार विधायक और फूलपुर से अपना दल के टिकट से 1 बार सांसद बना अतीक अहमद। लेकिन आज हाशिए पर है। आज पूरा परिवार एक तरह से तहस नहस हो चुका है। बेटा जेल में है, खुद साबरमती जेल में बंद है, पत्नी जान की भीख मांग रही है, लगातार पॉलिटिकली आइसोलेट हो चुके, रसूख खत्म हो चुका, राजनीतिक रसूख खत्म हो गया। आर्थिक रूप से योगी सरकार ने इस तरीके से बुलडोजर चलाया कि सब कुछ तहस नहस कर दिया। कुल मिलाकर के हालात बेहद खराब। एक तरफ अपने वजूद के साथ संघर्ष कर रहा है माफिया अतीक अहमद, तो वहीं दूसरी तरफ आज बसपा सुप्रीमो मायावती का भी वो रसूख नहीं रहा। एक वक्त था जब मायावती के नाम का सिक्का चलता था। कहते हैं मायावती के राज में मायावती से बड़ा गुंडा कोई दूसरा नहीं था। बावजूद इसके आज बीएसपी हाशिए में है। बीएसपी लगातार बोनलेस होती जा रही है, लगातार जनाधार होती जा रही है, और स्थिति इस कदर आ चुकी है कि एक विधायक 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा सुप्रीमो को सिर्फ एक विधायक था। और शायद यही वजह है कि पॉलिटिकल रेलेवेंसी के लिए अब मायावती अपने धुर प्रतिद्वंदी, धुर विरोधी, अपने सबसे बड़े दुश्मन माफिया अतीक अहमद के परिवार को भी अपनी पार्टी में शामिल कराने से गुरेज नहीं करती। वजह क्या है? वजह है दलित मुस्लिम वोट बैंक। मायावती की नजर में मुस्लिम वोट बैंक है। 2022 के चुनाव के तुरंत बाद मायावती का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर मुस्लिम समाजवादी पार्टी में जाकर गुमराह नहीं हुए होते तो बीजेपी का मुकाबला बसपा के साथ में रह करके कर सकते थे, और बीएसपी ही वो पार्टी है जो बीजेपी को हरा सकती है। लेकिन मुसलमानों को बीएसपी के साथ आना होगा। जो कोर वोट बैंक है, जाटो, जो दलित वोट बैंक है, वो भी खिसक रहा है। तो अब 2024 के चुनाव से पहले बसपा सुप्रीमो मायावती अपने इस खिसकते हुए कुनबे को बचाने में लगी है, दरकते हुए जनाधार को रोकने में लगी है, और इसीलिए अब मायावती की नजर दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन पर टिक गई है। खास करके मुस्लिम वोट बैंक को सपा से काट करके खुद के पाले में लाने की कोशिश में जुटी है। यही वजह है कि अतीक अहमद के परिवार को प्रयाग से बीएसपी की सदस्यता ज्वाइन करवाई है। कहा तो यह भी जा रहा है कि शाइस्ता परवीन को प्रयाग से मेयर का चुनाव लड़वाएगी बीएसपी। तो इस निकाय चुनाव के जरिए बीजेपी के खिलाफ बीएसपी वो एक तरह से लिटमस टेस्ट करने जा रही है। इस दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन का प्रयोग करने जा रही है। अगर ये सफल रहा तो 2024 में मायावती इसको बड़ा रूप देगी। पश्चिम में नाहिद हसन एक बड़ा नाम हुआ करते थे,
समाजवादी पार्टी से तोड़कर नाहिद हसन को बीएसपी ज्वाइन कराया मायावती ने इसी दलित मुस्लिम गठजोड़ को लेकर। उनकी पत्नी को जो है अब सहारनपुर से मेयर का प्रत्याशी बनाया। वहीं अतीक अहमद, माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को भी बीएसपी ज्वाइन करा लिया है, उन्हें भी प्रयाग से टिकट दी। इससे पहले गुड्डू जमाली को आजमगढ़ से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया था बीएसपी ने। वो जीत तो नहीं पाए, लेकिन उन्होंने समाजवादी पार्टी को हरवाने में बड़ी भूमिका अदा की और इसके साथ एक अच्छा खासा वोट बैंक उनके हाथ में गया। वो प्रयोग था जिसने ये उम्मीद जगाई कि अगर दलितों के साथ मुस्लिम वोट बैंक जुड़ जाए तो तस्वीर बदल सकती है। तो अब मायावती अब उसी प्रयोग की तरफ आगे बढ़ रही हैं। इसीलिए अब अतीक अहमद के परिवार से भी उन्हें कोई गुरेज नहीं। कहते हैं एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड पॉलिटिक्स। प्यार और राजनीति में सब कुछ जायज है, और राजनीति में कब कौन किस करवट बैठेगा, किसके साथ होगा, किसके खिलाफ होगा, किसी को नहीं मालूम। तो मायावती भी अब अपने वजूद बचाने के लिए अब अपने खांटी दुश्मन के साथ आने को भी तैयार दिखाई दे रही है। अब वो अपने जनाधार को बढ़ाने में लगी। लेकिन क्या जिस तरीके से इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली आइसोलेट किया है योगी ने, जिस तरीके से योगी का बुलडोजर अतीक अहमद के रसूख पर चला है, अतीक अहमद के अवैध संपत्तियों पर चला है, जिस तरह से पूरे परिवार को छिन्न भिन्न कर दिया गया, क्या उसके बाद अतीक के पास वो राजनीतिक ताकत है कि वो प्रयाग के बहाने पूर्वांचल की सियासत को साध सके? क्या पश्चिम में नाहिद और पूरब में अतीक अब बीएसपी के जो है सहसवार बनेंगे? क्या बीएसपी की नैया को पार करेंगे? ये बड़ा सवाल है। और कहीं ना कहीं ये मायावती की बेचारगी भी जताते हैं। ये बताते हैं कि मायावती इस वक्त कितनी बेबस और लाचार नजर आ रही हैं कि उन्हें अतीक अहमद जैसे अपने विरोधियों को, अब आप सोचिए कि आपने अपने जिस विधायक की हत्या हुई उसके बाद जो है आपने उसकी पत्नी पूजा पाल को कई बार जो है विधानसभा का टिकट दिया, वो चुनाव जीत करके भी आई। उनके धुर विरोधी को आप जो है चुनाव मैदान पर लेकर के आएंगी, जो है उनको जो बीएसपी ज्वाइन करा करके, कहीं ना कहीं एक आघात तो हुआ। तो ओवरऑल राजनीति में क्या ना तो शुचिता की कोई जगह है और ना आइडियोलॉजी की आज की राजनीति में कोई जरूरत है। जिस तरीके से मायावती ने अतीक अहमद के परिवार को के साथ, ऐसे में सवाल उठने लगे कि क्या चुनाव के लिए कुछ भी चलेगा? चुनाव के लिए आप कुछ भी करेंगे? कल तक जो आपके लिए माफिया था, कल तक जो आपके लिए गैंगस्टर था, कल तक जो इंटर स्टेट 227 के नाम से रजिस्टर्ड था, जिसका आपने हिस्ट्री शीट खोल दिया था, गैंग प्रोफाइल बना दिया था, बता दिया था कि 120 से ज्यादा मेंबर आपके गैंग में हैं, 250 से ज्यादा मुकदमे लगे थे, सैकड़ों करोड़ की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर योगी सरकार ने चलाया। वो तमाम चीजें बताती हैं कि किस तरीके से माफिया अतीक अहमद का रसूख था। लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके से शाइस्ता परवीन को बीएसपी में शामिल कराया गया है, उसने कहीं ना कहीं मायावती की बेबसी बताई है। और जो माइंडसेट, जो सोच लेकर के, जो स्ट्रेटजी लेकर के बसपा सुप्रीमो आगे बढ़ रही है, वो कितनी कामयाब होगी तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि अभी तक जो कहा जा रहा था, जो माना जा रहा था कि शायद बीएसपी बीजेपी की बी टीम बन करके काम कर रही है, तो अब वो अपनी उस मिथक को तोड़ने में लगी। इसीलिए जिसको नेस्तनाबूद किया योगी ने, जिसको नेस्तनाबूद किया बीजेपी ने, अब उसकी ढाल बन करके अपनी पार्टी में उसे शामिल करके उसकी लड़ाई लड़ने का दम भर रही है बसपा सुप्रीमो मायावती। तो ये बदलती सियासत है और आने वाले समय में आपको कुछ इसी तरह की वो तमाम तस्वीरें देखने को मिलेंगी, जहां चुनाव जीतने के लिए, वोट के लिए कुछ भी, किसी भी सीमा तक जाने को बसपा सुप्रीमो तैयार है। तब आगे नतीजे क्या होंगे, आगे ये मनसा कितनी सफल होगी तो देखने वाली बात होगी। लेकिन एक पॉलिटिक्स की बड़ी चाल है जो अगर सफल हो गई तो गेम चेंजर हो सकती है, और अगर रिवर्स हो गई तो और बुरी स्थिति में मायावती जा सकती है। तो देखना होगा आगे क्या कुछ नतीजे। आपको हमारा विश्लेषण कैसा लगा, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस पेज को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।